नमस्कार दोस्तों दिल्ली के सियासी गलियारों में क्या चल रहा है। दिल्ली में लगातार मुलाकातें हो रही हैं। पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हैं और फिर मुलाकात होती है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की। आनंदीबेन पटेल अमित शाह से भी मुलाकात करती हैं। अचानक राज्यपाल के दौरे बहुत कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं दोस्तों। ये मुलाकातें हो गई और इसके साथ साथ अब आप देखिए संगठन की बैठकें। पहले एक मीटिंग होती है जिसमें जेपी नड्डा बीएल संतोष होते हैं। उसके बाद एक मीटिंग होती है अमित शाह और जेपी नड्डा की। फिर इन दोनों की मीटिंग प्रधानमंत्री के आवास पर होती है। फिर जेपी नड्डा बीएल संतोष अमित शाह की मीटिंग होती है। एक बैठक मोदी जी के घर पर होती है जिसमें राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, अमित शाह, जेपी नड्डा ये तमाम नेता पहुंचते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ इनका मंथन होता है और सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर क्या यह मंथन उत्तर प्रदेश को लेकर हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव करने की तैयारी की जा रही है? क्योंकि यह सवाल दोस्तों लगातार बड़ा होता जा रहा है। मोहन भागवत जिस तरीके से बार बार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, हाल ही में वो वाराणसी आए, फिर वो कानपुर आए, इसी के बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में चेहरा बदलने की कवायद तेज हो गई है? क्योंकि राज्यपाल का अचानक दिल्ली दरबार में मुलाकात करना ये हर किसी को यूं ही हजम नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में दरअसल दोस्तों इन दिनों एक गजब की लड़ाई मची है। लड़ाई है 21 मार्च को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर एक टिप्पणी कर दी। इसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। करणी सेना मैदान में उतर गई। करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया। रामजी लाल सुमन और करणी सेना का जो ये विवाद है, दरअसल अब ये क्षत्रिय बनाम दलित की लड़ाई बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोटों का एक बड़ा नुकसान उसको उठाना पड़ा और इसी वजह से दलित वोट्स जो नाराज थे वो इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गए और बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में 65 से 70 सीटों का सपना देख रही थी वो महज 33 सीटों पर सिमट गई और समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। क्या यह नैरेटिव 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में नुकसान कर सकता है? जिस तरीके से करणी सेना उतरी है दोस्तों, ये आरएसएस को भी टेंशन दे रहा है, क्योंकि आरएसएस अपने साथ दलितों को, मुस्लिमों को भी जोड़ने की वकालत कर रहा है और ये आरएसएस का शताब्दी वर्ष चल रहा है। ऐसे में अगर एक लड़ाई ठाकुर बनाम दलित की बन जाए तो जो सपने तमाम देखे जाते हैं हिंदू राष्ट्र के, हिंदुओं को एकजुट करने के, वो सपने भी टूटते हैं। और इधर वक्फ के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। यानी चारों तरफ से अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कई मुश्किलें हैं और इसी बीच दिल्ली में ये मुलाकातें हो रही हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स ठीक ठाक संख्या में हैं। परंपरागत तौर पर अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 80 के दशक में ये वोटर्स कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस शासन करती रही। उसके बाद कांशीराम, मायावती का दौर आया तो ये मायावती के डेडिकेटेड वोटर्स बन गए। लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए तो दलितों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ और बाद में 5 किलो राशन ने दलितों को और भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दिया। लेकिन अब 2024 के बाद यह नैरेटिव थोड़ा सा बदला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले, उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानने वाले तमाम लोगों का ऐसा कहना है कि उत्तर प्रदेश में दलित एक बार जिसे वोट दे देता है अगले 4 चुनाव तक उसी को वोट देता है। 2024 में दलित वोटर्स इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुए हैं और इसी बात से अखिलेश यादव हो या कांग्रेस हो, इनको उम्मीद है कि 2027 में दलित वोटर्स इंडिया ब्लॉक का साथ देंगे। इसी वजह से अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला लेकर आए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि ए से आधी आबादी और अगड़े भी हैं, लेकिन पूरा जो फोकस इन दिनों है वो दलितों पर है। अखिलेश यादव दलितों के बीच में लगातार जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि इटावा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। उसके बाद अखिलेश यादव लखनऊ में भी बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। तो ये सवाल उठने लगा कि क्या अखिलेश की सीधी सीधी नजर दलित वोटों पर है? और अगर दलित वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी का है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार को अगर आप एक नजर से देखना चाहें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री क्षत्रिय समाज से आते हैं,
डिप्टी सीएम एक ओबीसी है, एक ब्राह्मण है। तो दलितों के लिए स्थान कहां है, दलितों के लिए जगह कहां है? कहा यह गया कि उत्तर प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री बना दिया जाए, नाराजगी इतनी ज्यादा है इसको कम किया जाए। फिर उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की लॉबी है उसने यह दांव चला कि उत्तर प्रदेश में दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। कई नेताओं के उसमें नाम चले कि इनको बना दिया जाए, इनको बना दिया जाए, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान नहीं हो सका है। और इस बीच दिल्ली में जो मुलाकातें हो रही हैं वो ये सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलने से पहले सरकार का चेहरा बदल जाएगा? क्या इसलिए ये मंथन हो रहा है, इसलिए ये मुलाकातें हो रही हैं? आखिर इन मुलाकातों के पीछे की कहानी क्या है? जब इस खबर को और भी ज्यादा टटोलने की कोशिश की गई, इन मुलाकातों को समझने की कोशिश की गई, तो यह समझ आया कि वाकई उत्तर प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का संगठन है, जो भाजपा का आलाकमान है, वो मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई ना कोई बड़ा दांव चल सकता है। दोस्तों, बीएल संतोष, जेपी नड्डा और अमित शाह, जब संगठन के इतने बड़े बड़े चेहरों की मीटिंग हुई और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी दिल्ली पहुंच गई, उनकी भी गृह मंत्री से मुलाकात हुई, तो उसके बाद यह चर्चा और ज्यादा तेज हो गई कि दिल्ली दरबार उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव करना चाहता है और 2027 के चुनाव से पहले पहले एक फुल प्रूफ प्लानिंग करनी है, ताकि जो दलित वोट्स हैं वो इस बार किसी भी कीमत पर छिटकने ना पाए और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को और उसके तमाम जो सहयोगी अलायंसेस हैं उनको नुकसान ना होने पाए। क्योंकि यूपी में इस वक्त जो करणी सेना वर्सेस दलित की लड़ाई चल रही है, इसने ठाकुर बनाम दलित का नैरेटिव सेट कर दिया है और यही नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा रहा है। तो दोस्तों, इंतजार कीजिए, उत्तर प्रदेश को लेकर कोई ना कोई बड़ी खबर बहुत जल्द जरूर सामने आएगी। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।